एग्रो नवजीवन किस तरीके से किसानों के लिए बेनिफिटेड है, मतलब कैसे आप उसको देखते हैं कि एग्रो नवजीवन एक नई क्रांति कैसे लेके आ सकता है? दो चीजें आपने पूछी, एक तो ये कि इसको किस कैटेगरी में हम लाएं। हाँ जी। तो पहली चीज है, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जी। नेचुरल प्रोडक्ट इसको हम इसलिए कह रहे हैं और इसका नाम ले रहे हैं जी, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी जी 50s में, जिसपे 63 में ग्रैंडफादर को पद्मश्री मिला था, तो उन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट की ही बात की थी। ओके। कि जब तक नेचुरल पार्ट्स को, नेचुरल चीज़ों को लेके हम खेती नहीं करेंगे तो हमें सक्सेसफुल नहीं मिलेगा उसमें। उस समय ऑर्गेनिक की ऐसी कोई बात नहीं थी और केमिकल फर्टिलाइजर आ चुका था उस समय जी। तो ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि विश्व में ही अभी तक नेचुरल की तरफ जाने का प्रयास है, लेकिन उसमें अभी ऑर्गेनिक तक पहुंचे हैं। मतलब नेचुरल ऑर्गेनिक के बियॉन्ड की बात है, उसके आगे है ये। उसके आगे की बात। ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं, जो उसकी डेफिनेशन हिंदुस्तान में या बाहर के देशों में है जी, उसमें कुछ माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करके उनको ग्रो करके और उनके द्वारा पौधों को प्राप्त कराना, या जो वहाँ पे जो कुछ भी अवशेष हैं जी पौधों के जी, उनको देना। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ओके। ये पार्ट है नेचर का, नेचर से ही लेके कर रहे हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक के बियॉन्ड नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। और अभी तक हमने ये जाना कि ये क्या प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट को डेवलप करने की हिस्ट्री क्या रही और उस डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है उसकी जर्नी क्या रही। अभी आपने कहा कि आपके ग्रैंडफादर श्री बिशन मान सिंह साहब को 1963 में पद्मश्री से अवार्ड किया गया था जी। और वो 1950s में नेचुरल फार्मिंग की बात करते थे जी। क्या है पूरा किस्सा? ये इसकी शुरुआत उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया 1916 जी जी। तो उनके फादर राय बहादुर जी ने जी उन्होंने कहा कि कृषि में थोड़ी गिरावट आ रही है। उन्होंने ये महसूस किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में थोड़ा लगो। हम लोगों का मेन काम भी कृषि से संबंधित था जी, खेती बहुत थी जी। तो बिशन मान सिंह ने उस पर काम करना शुरू किया। ओके। तो उन्होंने एक 100 हेक्टेयर का एक अनफर्टाइल लैंड लिया जी, जिसको फर्टाइल बनाने में लग गए। वेरी गुड। इसके अलावा और खेती तो कर ही रहे थे, बागें भी लगा रहे थे। 1916 से 1920-25 में ही उन्होंने ऑर्चर्ड्स का प्लांटेशन शुरू कर दिया था। ओके। तो उन्होंने इसको बिल्कुल भूमि को अच्छा बना दिया और इसका पेपर पब्लिश हुआ उनका ICR में 1941 में। ओके। ICR से उस समय इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको राय साहब की उपाधि दी 1944 में। ओके। जब 47 में देश आज़ाद हो गया तो वो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के मेंबर थे। अच्छा। सेकंड प्लानिंग कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के मेंबर थे और इसके अलावा स्टेट के सभी जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमिटीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट या मेंबर थे। जो ICR के विंग्स हैं उसमें इन्वाइटी थे या मेंबर थे और फार्मर्स फोरम के फाउंडर मेंबर थे। बिशन मान सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू को उस समय प्रधानमंत्री थे तो उनसे कहा भी कि आप अपनी मीटिंग में अगर कैजुअली इस नेचुरल फार्मिंग का जिक्र करेंगे जी तो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे और जो आप रासायनिक खाद का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं जी, ये लॉन्ग रन में फायदेमंद नहीं रहेगा। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उस समय प्रायोरिटी शायद दूसरी थी। उस समय फूड स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम था, हमें इमीडिएट बहुत जल्दी ग्रो करना था, जल्दी चाहिए और हमें हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी तो उसके लिए त्वरित जो सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन की बात करें तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर ही दिखाई दिया कि केमिकल डालिए और इमीडिएट अपनी क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाइए, पैदावार बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न को उत्पादन किया जाए। लेकिन उनके योगदान को गवर्नमेंट ने भी पहचाना और तभी 1963 में उनको पद्मश्री दिया से नवाजा और उसके बाद उनके 1965 में उनकी डेथ हो गई। जी जी। और मैं उस समय छोटा था लेकिन उनकी भी याद है मुझे, और उस समय के जो यहाँ पे पैदावार होती थी, जो फल होते थे, वो फल का साइज इस समय उसका आधा होता है। अच्छा।
जो उनके समय में होता था। और स्वाद और क्वालिटी में भी बहुत फर्क जी हुआ। हाँ। और फिर मेरा इंटरेस्ट जो है, मुझे खेतों पे जाके शुरू से ही अच्छा लगता था। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो भी मैं खेत पे, मुझे बहुत अच्छा उसकी सुगंध, उसकी वो वातावरण अच्छा लगता था। तो शायद वही देख के मेरे फादर भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे, ओके पत्थर कॉलेज कानपुर से, जी और उन्होंने कहा कि तुम एग्रीकल्चर करो। जी। तो मैंने हाई स्कूल में भी एग्रीकल्चर लिया और इंटर BSc MSc सब एग्रीकल्चर से किया। जी। पढ़ाई के दौरान मुझे ये फ़ायदा था कि मैं यहाँ के, लेकिन रिजल्ट वो नहीं मिल रहे थे जो मुझे पढ़ाया जा रहा था। ओके, मतलब पढ़ाया जा रहा था कि आप ये बीज इतने रेशियो में डालेंगे, इतनी जमीन में डालेंगे, फर्टिलाइजर देंगे, इतना फर्टिलाइजर इतना देंगे तो इससे irrigation इतनी करेंगे पैदावार तो होगी। इतनी पैदावार होगी। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उस समय में मैटर कर रहा था। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई जा रहा था, यील्ड नहीं हो रही थी और हर साल डाउन हो रही थी। ओह, जबकि उस समय हम लोग गोबर की खाद भरपूर दे रहे थे। हमारे फार्म पे जो जानवरों का हर्ड था, उसके लिए जो शेड बना हुआ था वो इस तरीके से था कि यूरिन भी एक जगह इकट्ठा हो जाए। यूरिन कलेक्शन सिस्टम था। कलेक्शन सिस्टम था, वाह। और गोबर जो है वो भी कलेक्ट होता था। तो इसको मिला के ये सब खेतों में प्रयोग किया जा रहा था, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर भी दी जा रही थी, लेकिन प्रोडक्शन डाउन हो रहा ये था। सब किस सन की बात है? ये 80s की बात 80s की बात है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। उस समय मैं फ्लोरिकल्चर भी कर रहा था यहाँ। तो फिर आपने क्या किया उस पर? बनाना कल्टीवेशन, जी। पपाया कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन, वेजिटेबल कल्टीवेशन, अपार्ट फ्रॉम सीरियल्स, सभी चीज़ करने का प्रयास किया। जब नहीं मिला तो फिर मुझे याद आया कि मेरे ग्रैंडफादर तो इसी पे वर्क किया हुआ उन्होंने। करेक्ट। तो फिर उस पर जब मैंने देखा तो उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर उनका फोकस था, उसको मैंने करना शुरू किया। तो उसमें मुझे सफलता मिलनी शुरू हुई। कितने साल लगे सर आपको ये सफलता पाने में? सफलता पाने में 30 साल लगे। 30 years। 30 साल इसलिए लग गए क्योंकि मैं नेचर की लैब में हर चीज़ को प्रैक्टिकल अंदाज में करना चाहता था। Correct। मेरे दिमाग में कोई प्रोडक्ट नहीं था। मेरे दिमाग में यह था कि कैसे मेरी खेती अच्छी हो। और जो आसपास जो लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि पढ़ के आए हो क्या, कैसे किया जाए, तो उनको मैं कुछ बताने नहीं पा रहा था, कुछ बता सकता। जाहिर सी बात है, अगर R&D की जा रही होती तो शायद किसी कॉर्पोरेट से फंडेड होता, और कॉर्पोरेट से फंडेड होता तो इनका एक टारगेट टाइम होता कि आपको इतने साल की रिसर्च का हम फंड कर रहे हैं, आप इतने साल में रिसर्च करके हमें प्रोडक्ट तैयार करके दीजिए। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम खेतों में जो आज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं तरह तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती हैं बीमारियां लगने के कारण जो है। तो हम क्या करते हैं कि हर दूसरे साल या हर तीसरे साल नए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स हम लोग खेतों में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और एक प्रोडक्ट जो नेचुरल फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है मेरे हिसाब से, वो आपको भी देखना है, लोगों तक पहुंचेगा तो वो भी देखेंगे। जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उसको डेवलप करने के लिए 30 साल तब लग गए जब उस पर शोध पत्र हमारे पास उपलब्ध था। जी ठीक है। उसकी एक वजह और भी है कि मैं इसको परफेक्शन इसमें चाहता था जी। क्योंकि होता यह है कि किसी जो एक कॉम्बिनेशन बनाया उसको एक क्रॉप में डाला, उसमें काम किया, दूसरी क्रॉप में नहीं कर रहा है, तो फिर उस पर मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये समझ में आया कि एक क्रॉप जो वो एलिमेंट्स हमें देती है, इंसान भोजन करता है, बैलेंस डाइट की बात करता है, अन्न से उसको भोजन मिलता है, अन्न पौधों से आता है, पौधे में तत्व जमीन से आते हैं, तो इसका मतलब जो हमें तत्व मिल रहे हैं यही तत्व पौधा खींच रहा है वहां से। तो अगर हम उसको ऐसे माइक्रोब्स को टारगेट करें जो कि ये तत्व प्रदान करते हैं, उसके लिए हम वैसे ही पौधों के अवशेष को तैयार करके उसका हिस्सा दें जिससे कि वो उन तत्वों को दे। तो ये मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता था जो कहीं भी दिया जाए तो ऐसा नहीं हो कि वो काम नहीं करे, क्योंकि गलत स्टेटमेंट देना या गलत बात कहना मुझे पसंद नहीं है। और ओवर कमिटमेंट करना भी ठीक नहीं है, वो तो करना नहीं चाहिए, के साथ अक्सर करने नहीं चाहिए। किसान आज इसी बात से परेशान है, बल्कि पशुपेश में है कि करे तो क्या करे। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई देता है कि इसका जो रिसर्च वर्क है, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये फिनोमेना है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम, और जो सॉइल की डिग्रेडेशन है उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज इंसानों को हो रही है,
तो ये गलत तरीके से एक गलत प्रोस्पेक्टिव में चला गया है, शोध भी उसी लाइन पे चला गया है। ये एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके एलिमेंट्स को कैसे प्रोवाइड कराएं, एलिमेंट्स कैसे कम हो रहे हैं उस पर नहीं ध्यान दिया गया। ये कोई इंसान खेती करना नहीं सिखा रहा था, ये वो जानता था हजारों साल से जिसमें कमी आ रही थी, तो उसमें जो कमी जिस वजह से आ रही थी उसको आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करने की जरूरत थी। वो थी कमी माइक्रोब्स की। जो माइक्रोब्स कम हो रहे थे, पॉपुलेशन प्रेशर से हम ज़्यादा ईल्ड लेना चाहते थे, तो हमारी क्रॉप एक क्रॉप से 2 क्रॉप से 3 क्रॉप की तरफ जा रही थी, हाइडिंग वेराइटीज हो रही थी। हमारे पास एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स थे, नो हाउ था, तो हम ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे थे एलिमेंट्स का। तो उस समय हमें माइक्रोब्स के ऊपर फोकस करके इनके फीड को देके उनको अगर हम बढ़ा देते, जो कि जंगलों में नेचुरल तरीके से होता है, उसी को हमें करना था। अगर वो कर देते तो ये स्थिति भी नहीं आती। नेचर अपना ले लेती है। अगर हमें किसी खेत को सुधारना है तो हम उसको एक पीरियड के लिए छोड़ देते हैं तो सुधर जाता है। सुधरता कैसे? क्योंकि उसमें नेचुरली वो तत्वों को बढ़ाता चला जाता है माइक्रोब्स।